हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आपको आती होगी वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक सेक्शन में आती है। बिकॉज आप इसको फंडामेंटल से शुरू नहीं करते हैं, उस ढंग से आप डायरेक्ट रिएक्शंस पे आते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने के तरीके में कुछ फॉल्ट्स हैं, वहीं से प्रॉब्लम बनी रह जाती है। यही वजह है कि बच्चे अक्सर ब्लॉक्स वगैरह में उलझ के रह जाते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे कम टाइम देते हैं। और जब फिर वो किसी कंपटीशन में जाते हैं, आईआईटी नीट वगैरह के एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, ऑर्गेनिक का बहुत सारा पोर्शन वो देख करके घबरा जाएंगे और वहाँ पे उनकी मार्किंग अफेक्ट हो जाती है। तो मेरी एक कोशिश रहती है कि हम लोग ऑर्गेनिक को बहुत ही बाकायदा समझें। तो आपने पिछली वीडियोस में जब अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं वीडियोस के साथ, तो आपने देखा कि हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग खत्म किया, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा और अब हम लोग मैकेनिज्म में एक वीडियो हमने मैकेनिज्म के लिए पढ़ा। मैकेनिज्म में हमने देखा कि बॉन्ड्स कैसे टूटते हैं, फिर नए बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। क्योंकि हमने ये बात आपसे डिस्कस की थी कि आप ऑर्गेनिक की रिएक्शन अच्छी तभी लिख पाओगे जब आप इस बात को जानोगे कि पुराने बॉन्ड्स कैसे टूट रहे हैं और नए बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं। मतलब सारा खेल ही बॉन्ड्स के क्लीवेज का है, बॉन्ड को तोड़ने का है। तो ये चीज़ हमने बॉन्ड की लिसिस कैसे होती है हमने देखा। और उसके बाद हमने बॉन्ड क्लीवेज के दौरान, बॉन्ड्स के टूटने के दौरान हमने देखा था कि कार्बन फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायंस, कार्बन आयंस, ये सारी चीज़ें बनी थी जिनको हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाम दिया था। फिर उनकी स्टेबिलिटी डिस्कस की थी। अब आगे के कॉन्सेप्ट में, आगे के टॉपिक्स में हमको रिएजेंट्स के बारे में जानने हैं, अभिकर्मक जिनको हम बोलते हैं, कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस के दौरान हमें कितने टाइप के रिएजेंट्स मिलते हैं, अभिकर्मक कितने टाइप के मिलते हैं बेटा रिएक्शन में, है ना। अभिकर्मक का मतलब ये हुआ, आप जैसे सिंपल हम लोग पॉलिसी एजेंट्स का नाम जानते हैं ना, वैसे ही ये रिएक्शन में रिएजेंट्स हैं। कोई भी रिएक्शन हमें बेटा 3 स्टेप्स में मिलती हैं। रिएक्शन का इनिशिएशन मतलब उद्घाटन होना, रिएक्शन शुरू हो रही हो। रिएक्शन आगे बढ़े मतलब प्रोपेगेशन, रिएक्शन की जो प्रगति है, रिएक्शन का आगे बढ़ना। और फाइनली जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। होता है ना कि एक पॉलिसी एजेंट आते हैं, पहले कुछ बात करेंगे, करे भाई ये है, ये पॉलिसी की खूबियां हैं, ऐसे आप इसको लीजिए, तो इनिशिएशन स्टेप हो जाता है। फिर जब हम पॉलिसी कराते हैं और हर महीने कुछ पैसे या डेली बेसिस पे हम पैसे जमा करते हैं तो वो प्रोपेगेशन हो गया। फिर फाइनली जब पॉलिसी का टाइम मैच्योरिटी टाइम कंप्लीट होती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे पैसे वापस लेते हैं या उसको विदड्रॉ करते हैं, तो वो टर्मिनेशन स्टेप होता है। ऐसे ही क्या होगा, आप किसी रिएक्शन को देखोगे तो बॉन्ड टूटेंगे, वो इनिशिएशन स्टेप हो गया। बॉन्ड के बनने के बाद वहाँ कुछ इंटरमीडिएट्स बन रहे होंगे, वो प्रोपेगेशन स्टेप हो गया। और फाइनली जब प्रोडक्ट मिलेगा तो वो टर्मिनेशन स्टेप हो जाता है ना। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। इन तीनों ही स्टेप्स में रिएजेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी रिएजेंट रहेगा वो इन तीनों स्टेप में, मतलब इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होते हैं इसमें प्रोपेगेशन मान लो 1 से ज़्यादा स्टेप में होगा, टर्मिनेशन 1 से ज़्यादा स्टेप में होगा, बट कैटेगरी यही इन्हीं 3 स्टेप्स की होती है। तो एक रिएजेंट क्या है, एक तरह से केमिकल रिएक्शंस का एग्जीक्यूटर होता है। ये क्या होता है, एग्जीक्यूटर होता है, मतलब ये निष्पादक होता है। मतलब अगर ये ना हो तो रिएक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। ये बात समझिएगा। ये क्या है, रिएजेंट्स हैं केमिकल रिएक्शन के एग्जीक्यूटर्स, है ना। तो आप बात हम यहां पे करेंगे कि एग्जीक्यूटर्स हैं कितने तरह के, रिएजेंट्स हैं कितने तरह के। तो ये एग्जीक्यूटर्स हमें मिलते हैं 2 टाइप के। जो केमिकल रिएक्शन में एग्जीक्यूटर्स मिलते हैं, जो निष्पादक मिलते हैं, वो 2 टाइप के मिलते हैं। फर्स्ट, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक, या यूं कहिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स।
या सिंपली इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इनको क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोफाइल्स का नाम दिया जाता है। सेकेंड जो है नाभिक स्नेही, या इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, या फिर इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। एक एक करके हम इन दोनों को समझेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या हैं या इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हैं, और फिर हम समझेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या है या न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या है। नाम से क्लियर है बेटा, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन से आया, फिलिक मीन्स होता है लविंग, स्नेही, मतलब जिसको किससे लगाव हो, किसकी जरूरत हो? इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो। मतलब ऐसे रिएजेंट्स होंगे, ये ऐसे स्पीसीज होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इनको क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए ई से दिखा दिया, और प्लस। प्लस मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं इस पे पॉजिटिव चार्ज हो ही, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन प्लस लगाने का मतलब ये हुआ कि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेंगे, वहां अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन हैं, खूब पड़े हुए हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक कर जाएंगे। तो ये देखिए कैसे है। इसमें एग्जांपल्स के तौर पे आप क्या देख सकते हो? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए इनको, तो या तो ये पॉजिटिव होंगे या न्यूट्रल होंगे, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा किसी एटम का। जैसे जितने पॉजिटिव वाले हैं, जैसे मान लो हमने बनाया CH3+, C2H5+, ये एल्किलीनियम आयंस हैं, एल्किल ग्रुप पे पॉजिटिव आ गया। या जितने मेटेलिक आयन है, Na+, Li+, K+, NH4+, हाइड्रोनियम आयन H3O+, वाटर में एक H+ आ जाता है तो हाइड्रोनियम आयन, तो ये सब तो पॉजिटिव वाले थे, इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना। ऐसे ही आप पढ़ोगे क्लोरीनियम आयन, Cl- आता है तो क्लोराइड होता है, Cl पे प्लस आया तो क्लोरीनियम हो गया। ऐसे ही सल्फोनियम आयन SO3H+, नाइट्रोनियम आयन NO2+, ये सब है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी, न्यूट्रल स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकती हैं। जैसे मान लो हमने बनाया BeCl2, तो इसको आप कैसे बनाते हो बेटा? बी, इधर एक क्लोरीन लगा है, इधर एक क्लोरीन लगा है, तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4। इस बेरिलियम के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है। इसको चाहिए कितने? होने तो 8 चाहिए ना, तो ये इलेक्ट्रॉन की तलाश करेगा, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ऐसे ही BCl3, तो इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही मिले, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया। मतलब जितने लुईस एसिड्स हैं, लुईस एसिड आप पढ़ोगे आगे के टॉपिक्स में, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स चाहिए होते हैं, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी हो गई। इनको हम E+ से दिखाते हैं। ये कहां पे अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करने वाले हैं। दूसरी जो कैटेगरी है रिएजेंट्स की, वो है बेटा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल। यहां देखो नाम से क्लियर है, न्यूक्लियो प्लस फिलिक। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स होता है पॉजिटिव, फिलिक मीन्स लविंग, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पॉजिटिव है। मतलब ये कहां पे अटैक करेंगे? ये उस सेंटर पे अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो या पॉजिटिव चार्ज वहां पे दिख रहा हो। मतलब इनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको रिप्रेजेंट करते हैं NU, न्यूक्लियोफिलिक। मतलब ये नेगेटिव होंगे, इनके अंदर नेगेटिविटी होगी, या तो नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा, तो इनको पॉजिटिव की तलाश रहेगी। पॉजिटिव की तलाश रहेगी तो उस पॉजिटिव सेंटर पे जाके अटैक करेंगे, तो ये कहे जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि जैसे Cl- क्लोराइड आयन, I- आयोडाइड आयन, या यूं कह लो सारे हैलाइड आयंस, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, NO2-, NO3-,
नाइट्रेट आयन, है ना, जितने नेगेटिव आयन्स आप देखते हो सब के सब न्यूक्लियोफाइल हो गए। या कुछ न्यूट्रल एटम्स भी होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे, नाभिक स्नेही के समान काम करेंगे। जैसे मान लो हमने H2O बनाया, तो H2O में आप जानते हो बेटा कि यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहते हैं, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव ही तो है, तो ये क्या खोजेंगे, ये पॉजिटिव सेंटर खोजेंगे, पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेंगे, तो ये बिना कोई चार्ज आए ये एक रिएजेंट बन गया। और किस कैटेगरी का रिएजेंट बना, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ऐसे ही अमोनिया आप जब बनाते हो NH3, तो यहाँ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा, ये जाएगा, ये लोन पेयर की वजह से अटैक करेगा। ऐसे ही जब आप एल्कोहल्स बनाते हो C2H5OH, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जहां कहीं भी एक्स्ट्रा लोन पेयर्स हों, दिख रहे हैं लोन पेयर्स, वो पॉजिटिव सेंटर खोजेंगे और वो न्यूक्लियोफाइल हो गए। यानी कि जितने लुईस बेस हैं, जितने लुईस क्षारक हैं, वो सब के सब भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर उसमें लोन पेयर दिख रहा हो, तो ये हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो ये आपने समझ लिया इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। अब बात आती है बेटा, ये इसके समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके बिना अगर कोई भी स्टूडेंट इस टॉपिक को, जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर ये टॉपिक कायदे से ना समझा रहे, तो यूं समझिए कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिक्कतें झेलने वाला है। भरोसा मानिए, आप फील भी करते होंगे कि अगर कभी आपको मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं आ रहा है, कहीं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आप नहीं समझे हो, या इंडक्टिव इफेक्ट आप नहीं जानते हो कि कौन सा बॉन्ड किधर जाएगा, कैसे, कौन सा चार्ज, किसको हम पॉजिटिव चार्ज दे दें, किसको नेगेटिव चार्ज दे दें, ये समझने के लिए हमको समझना होता है कार्बनिक अणुओं में प्रभाव, मीन्स इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या यूं कह लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रभाव हैं, तो ये कुछ प्रभाव हैं। जैसे पहला है आपका प्रेरकीय प्रभाव, या प्रेरण बोल देते हैं इसको, इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। ये दो तरह के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, या प्लस आई समूह माइनस आई समूह। दूसरे होते हैं बेटा, दूसरा प्रभाव जो है वो है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसको बोलते हो इलेक्ट्रोमेरिज्म। ये भी टू कैटेगरी के हैं, प्लस ई एंड माइनस ई। तीसरा है मेसोमेरिक प्रभाव, या इसको आप बोलते हो मेसोमेरिज्म और मेसोमेरिक इफेक्ट। या इसको आप बोलते हो प्लस एम माइनस एम इफेक्ट। दो, ये तीन तो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके लेवल पे। दो और इफेक्ट हैं जो इंटरमीडिएट के लिए एज सच उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे आने वाली क्लासेस के लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें एक है अनुनाद। इसकी जरूरत एक दो जगह आपको पड़ी होगी बेंजीन के वक्त में, है ना, रेजोनेंस। और अगला है फिफ्थ अति संयुग्मन, या जिसको आप बोलते हो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 5 इफेक्ट्स हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका चाहें तो ले सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप पहुंच गए हैं। इनको एक एक करके हम समझते चलेंगे और देखेंगे इनका रिएक्शंस में कैसे यूज है बेटा। तो एक ओवरव्यू हम इन 3 इफेक्ट्स का देते हैं कि इनका क्या मतलब है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक और मेसोमेरिक। हिंदी वाले बच्चे गौर करेंगे कि इनको अब बार बार मैं यही बोलूंगा, हिंदी वाले टर्म्स को अब मैं आगे डिस्कस करने वाला नहीं हूं, क्योंकि थोड़ी सी मुझे
फुर्सत मिल जाती है बेटा एक टर्म यूज करने से, है ना। और एक बार आप हिंदी देख ही लिए हैं, तो हमें यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का क्या मतलब है ये समझते हैं। आपने बात की कि बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे और हमको बॉन्ड टूटना ही समझना है। तो एक बात हमें ये डिस्कस करनी है कि जैसे मान लो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो ये क्यों टूट जाएंगे भाई, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसमें तो ये क्यों टूटेंगे। अगर ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच में बने हुए हैं तो टूटने की कोई वजह होती है। जैसे मान लो दो लोग अगर कोई बिजनेस किए हुए हैं पार्टनरशिप में, तो वो पार्टनरशिप टूटती है, इसका ये मतलब हुआ कभी किसी मौके पे आके मान लो बाय द वे टूट गई, तो इसका मतलब होता है कि किसी के तरफ कुछ मामले शिफ्ट हुए, पैसे रुपए की चीजें शिफ्ट हुई, है ना। तो वैसे ही बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती होगी, या फिर कोई ग्रुप आ जाता होगा, कोई तीसरा आदमी आके इन्वॉल्व हो गया, दो लोगों के बीच शेयर था, तीसरा आके इन्वॉल्व हो गया, तो उसकी वजह से दरार आ गई, रिश्तों में दरार आ गई तो बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया फिर नए बॉन्ड बनेंगे। तो यही जो बॉन्ड टूट रहा है इसमें कहीं ना कहीं चार्जेस इधर उधर हो रहे हैं, इधर उधर जो चार्जेस हो रहे हैं वही यहाँ पे आप बोलते हो इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये चार्जेस या पोलैरिटी क्यों डेवलप हुई, पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, चार्जेस की शिफ्टिंग इफेक्ट बोली जाती है, पोलैरिटी बोली जाती है। तो ये पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आप इन तीनों को समझो। जैसे जो इंडक्शन था, पहला इंडक्टिव इफेक्ट जो था ये है पोलैरिटी ड्यू टू पोलर बॉन्ड्स, मतलब ध्रुवीय बंधों के कारण, ध्रुवीय बंधों के कारण जो ध्रुवकता आ रही है, मतलब वहां पे पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे तब ये पोलैरिटी यहां डेवलप होगी, तो उसको आप नाम दोगे इंडक्टिव इफेक्ट का। दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका क्या मतलब है, पोलैरिटी ड्यू टू अप्रोच ऑफ रिएजेंट, मतलब अभिकर्मक के आगमन के कारण ध्रुवकता। और तीसरी चीज जो है बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये है पोलैरिटी ड्यू टू कॉन्जुगेशन, यानी कि संयुग्मन के कारण ध्रुवकता। तो ये तीन तरह की पोलैरिटी डेवलपमेंट है। पहली पोलैरिटी डेवलपमेंट पोलर बॉन्ड के वजह से, दूसरे पोलैरिटी का डेवलपमेंट रिएजेंट के आने की वजह से, और तीसरी पोलैरिटी का डेवलपमेंट कॉन्जुगेशन की वजह से। अब समझने की बात है बेटा कि रिएजेंट तो अभी हमने तुरंत डिस्कस किया, दूसरी चीज ये है कि कॉन्जुगेशन अभी हमने कल डिस्कस किया था, कॉन्जुगेशन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। पोलर बॉन्ड्स आपने 11th के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है अभी तो आप एक बार पोलर बॉन्ड जब आप पढ़ लेंगे तो इसको समझ पाएंगे। खैर जब हम इसको आगे इलेबरेट करेंगे अगले वीडियो में, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अगले वीडियो में जब हम लोग इसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पे मैं आपको पहले पोलर बॉन्ड समझाऊंगा और फिर देखा जाएगा कि उससे कैसे पोलैरिटी आ रही है। पोलैरिटी जो आएगी उसकी वजह से इंडक्शन इफेक्ट आएगा। इंडक्शन इफेक्ट 2 कैटेगरी का होगा, प्लस आई माइनस आई। फिर रिएजेंट के आने की, रिएजेंट आपने अभी देखा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, उनके आने से मॉलिक्यूल में कैसे पोलैरिटी आ जाती है, ये चीज इलेक्ट्रोमेरिज्म बोली जाएगी। तो वो हम समझेंगे कि रिएजेंट के आने की वजह से कैसे पोलैरिटी डेवलप हो गई। और तीसरी चीज हम समझेंगे कि जो कॉन्जुगेशन आपने देखा था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर हल्का फुल्का याद आ रहा हो पिछली क्लास का आपको, तो आप देखेंगे कि कॉन्जुगेशन की वजह से भी पोलैरिटी डेवलप हो जाती है बेटा। तो इन तीनों टाइप की पोलैरिटीज को हम समझेंगे और फिर हम इफेक्ट्स को खत्म कर लेंगे। और अगर आपने बाकायदा इफेक्ट्स को समझ लिया तो आप समझिए कि ऑर्गेनिक मतलब नेमिंग
क्लासिफिकेशन और इन इफेक्ट्स तक अगर आपने कायदे से समझ लिया तो आप यूं समझो ऑर्गेनिक का फंडामेंटल आपके पकड़ में आ गया है बेटा, और फिर अब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस लिखने के लिए तैयार हो सकेंगे। मौका मिलेगा तो हम लोग रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख लिया जाएगा, है ना। तो आप इतनी चीज़ों को समराइज करिए, नेमिंग पढ़िए, क्लासिफिकेशन पढ़िए, और मैकेनिज्म की ये जो सीरीज वीडियोस की शुरू हुई है इसको आप बने रहिए, देखते रहिए। आप एक काम कर सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप पोलर बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लें और थोड़ा बहुत आप कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ लें, जिससे हमारी अगली क्लास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक फंडामेंटल के लिए, वो हमारे लिए ईजी हो जाए और फिर हम लोग आगे इसमें बढ़ चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।